का हमारे इस फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 नवंबर से हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट होगी जिसमें हम बात करेंगे होम लोन के मामले में। यहाँ पर इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि होम लोन अप्रोच कर आप कैसे करते हैं, अपने क्लाइंट्स को कैसे ढूंढते हैं, या क्लाइंट आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस जो भी आपको टारगेट दिया गया उसको कैसे आप अचीव कर पाएँ। तो इन बातों में बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिसी से रिलेटेड कि हर एक बैंक की अपनी अपनी एक पॉलिसीज़ है होम लोन से रिलेटेड। वो पॉलिसी क्या है और ऐसे कौन से लूपहोल होते हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सिबिल्स के रिकॉर्ड्स को लेके किस तरह की प्रॉब्लम आती है, उस रिकॉर्ड की वजह से अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है उसमें कौन सा ऐसा तरीका जिसकी वजह से आप अपने क्रेडिट मैनेजर या अपने मैनेजर से बात करके इस मामले को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके हैं, इसी सीरीज़ में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं हम होम लोन के मामले में। जैसा कि ये फर्स्ट चैप्टर है तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि होम लोन आखिर कहते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, होम का मतलब होता है घर और लोन का मतलब होता है सिंपल रेंट। तो यानी कि आप अगर कोई घर खरीदने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर परचेज की बात कर रहे हैं, तो वो होम लोन की कैटेगरी में आता है। हालिका होम लोन की कैटेगरीज में कई इसके और दूसरे भी टाइप हैं, दूसरी भी प्रकार हैं। अगर मोटे तौर पे हम बातचीत करें कि होम लोन दो तरीके से देखा जाता है। पहला, अगर हम होम लोन कह रहे हैं मतलब कि परचेज नंबर वन, लेकिन परचेज के साथ साथ में कौन सी प्रॉपर्टी को परचेज करने की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी देखना यहाँ पर ज़रूरी होगा। क्योंकि रहने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो मकान हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है, कोई ऐसा जीजे कॉलोनी का भी मकान वैसे कुछ लोग लेते हैं रहने के लिए। लेकिन बैंक की पॉलिसी किसके ऊपर फाइनेंस देगी या किसके ऊपर नहीं देगी, या एनबीएफसी किस पे फाइनेंस देगा या नहीं देगा, ये जानना और समझना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो होम लोन जो है बेसिकली वो दिया जाता है एक फ्लैट परचेज करने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, या इसके साथ साथ में अगर कोई आप मकान खरीद रहे हैं, रीसेल प्रॉपर्टी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। रीसेल उसे कहा जाता है कि कोई मकान कोई अपना बेच रहा है और जिसे आप खरीदना चाहते हैं, वो रीसेल की कैटेगरी में उसे हम कहते हैं कि होम लोन दिया देने के लिए ज़रूरत है। अब यहाँ पर होम लोन की जो सब कैटेगरीज है, जो टाइप है, वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लोन की बात करें तो ये भी होम लोन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप एक्सटेंशन की बात करें कि यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई मकान है और एक आपसे जो क्लाइंट है वो मिलता है, वो ये बात करता है कि बॉस मेरा ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है और मुझे उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाना है, तो दैट मीन्स वो एक्सटेंशन की बात कर रहा है कि यानी कि हाँ भाई, उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है या सेकंड फ्लोर बनाना है, जैसे भी उसकी आवश्यकता है। तो ये वाला एक्सटेंशन के लिए चला जाता है। हालांकि अगर सिर्फ आपको यहाँ पर बात करें कि जी ये कंस्ट्रक्शन भी तो हुआ, आप इसको कह सकते हैं, पर मोटे तौर पे कंस्ट्रक्शन की परिभाषा ये रहती है कि जहाँ पर प्लॉट कोई था और उस पर कुछ बना हुआ नहीं है, उस पर बनाना, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इकट्ठे कई फ्लोर्स बनाने, तो वो टोटली कंस्ट्रक्शन लोन उसे कहा जाता है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड फ्लोर बना जिस पे कोई पर्सन रह रहा है और उसके ऊपर बनाने के बारे में सोच रहा है और आपसे अप्रोच कर रहा है लोन के लिए, तो वो कैटेगरी वहाँ पर एक्सटेंशन लोन के बारे में कही जा सकती है। तो मेजर ये फ़र्क हो गया कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन के लिए। हाँ, मैंने ये भी आपसे भी जिक्र किया कि प्लॉट परचेज करने के लिए यहाँ पर आप ये समझ लें कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी की बात करो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, वो सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए लोन नहीं देता, वो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बेसिकली इसके पीछे फार्मूला ये है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी अपनी एक नेचर, इंसानियत की अपनी नेचर है, ह्यूमैनिटी नेचर है, वो ये कहती है कि बॉस मैंने खरीद लिया तो उसको 2 साल या 3 साल या 4 साल के लिए छोड़ देते हैं, वैल्यू बढ़ जाएगी, बाद में इसे हम बेच देंगे। अगर ये मेंटेलिटी आप में है, और ये मेंटेलिटी होने की वजह से ही लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि बेसिकली ये आपकी सोच है, लेकिन आप इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। उसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप अगर प्रॉपर्टी कोई मतलब कोई प्लॉट खरीदने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो प्लॉट खरीदने के साथ में कंस्ट्रक्शन लोन के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
तो ही यहाँ पर बात बन पाएगी। पॉलिसी ये कहती है, उस पर बैंक को या एनबीएफसी को कंफर्ट लेवल मिलता है, तो उस पर फाइनेंस करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉपर्टी की से कंसर्न करके मैं ये बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। आपकी इनकम क्या है वो बातें अलग है, मैं सिर्फ फिलहाल यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन दिया जा सकता है, हम फिलहाल उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो प्लॉट खरीदने के लिए प्लॉट के साथ कंस्ट्रक्शन भी ऐड होना चाहिए, तभी आप होम लोन के लिए अप्रोच कर सकते हैं या उसकी क्लाइंट की फाइल को आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़, अगर प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट की एक मार्केट वैल्यू है 40 लाख रुपए की, तो कंस्ट्रक्शन जब करने जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए अलग से एक एस्टीमेट आपको बना के देना होता है कि ये 10 लाख का एस्टीमेट है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनाया जाएगा जिसमें 10 लाख का खर्चा, तो आपको टोटल 50 लाख के लिए अप्लाई करना होगा। कंडीशन इज़ दैट, कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन ये दे है कि भाई क्या उसकी इतनी वैल्यू है, ये भी तो देखना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जितनी भी आ रही है इस वक्त में, जितनी भी आ रही होगी, आप ये मान के चलिए जब लोन प्लॉट के ऊपर और कंस्ट्रक्शन लोन के दिया जाता है तो लगभग जो रेशियो रहता है, लगभग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो 70% के आसपास कंफर्ट लेवल मिलता है बैंक और एनबीएफसी कंपनी को। हालांकि कुछ 80 तक भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक और कौन बी एफ सी कंपनी है। तो उसके लिए आप अपने मैनेजर से संपर्क कर सकते हो, सीधी बात कर सकते हैं कि सर अगर कोई क्लाइंट आ रहा है मैनेजर प्लॉट परचेज करना चाहता है कंस्ट्रक्शन के साथ में, तो मैक्सिमम मार्केट वैल्यू को कितने तक हम जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप उनके सामने आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखना कि जो प्लॉट खरीदने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो प्लॉट है किस तरीके का, क्या वो डीडीए से अलॉटेड, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से दे रखा है, या अगर हम गाज़ियाबाद अथॉरिटी की बात करें, मेरठ अथॉरिटी की बात करें, हरियाणा अथॉरिटी की बात करें, मतलब किसी वहाँ की जो भी कोई स्टेट जो अथॉरिटी है वहाँ से वो अलॉटेड होना चाहिए, उसके ऊपर ही लोन मिल पाता है। अगर आप बात करें कि भाई एक कॉलोनी कट रही है, मतलब जैसे आप जानते हैं कि कोई कॉलोनाइज़र या डेवलपर्स ऐसे होते हैं कि किसान का खेत उन्होंने ख़रीद लिया और उसके ऊपर कॉलोनी बसानी स्टार्ट कर दी, उसमें कई लोगों ने मतलब कुछ एडवांस दिया और रहना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर अगर बात करते हैं लोन देने के लिए, तो वहाँ पर आपको अपने मैनेजर से इस बारे में या क्रेडिट मैनेजर से इस बारे में डिस्कशन करना होगा कि इस तरह की प्रॉपर्टी पर लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मोटे तौर पे अगर मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसे बैंक्स हैं, अगर मैं मल्टीनेशनल बैंक की बात करूं, आईसीआईसी, एचडीएफसी वगैरह की मैं बातचीत करूं, तो ये लोग इनकी जो बैंक की अपनी जो पॉलिसी है वो डीडीए की प्रॉपर्टी के ऊपर में, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर में दे सकते हैं लोन, या फिर नक्शा होना चाहिए, मतलब मैप होना यहाँ पे ज़रूरी है, उसके ऊपर ही वो लोन दे सकते हैं, अदरवाइज वो लोन देने से मना कर देते हैं। हालिका अगर आईसीआईसी की मैं बात करूं तो एचएफएससी है, होम फाइनेंसिंग कंपनी है, आईसीआईसी बैंक की अपनी ही, उसमें कुछ कैटेगरीज में अभी ऐसा दिया जा रहा है जहां पर अगर नक्शा नहीं है तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें हाई रहेगा क्लाइंट के लिए, बट वहां पर लोन दे के जा सकते हैं। इसी तरीके से एचडीएफसी की मैं बात करूँ, एचडीएफसी बैंक अलग है, लिमिटेड अलग है, दोनों बातों को समझ लें यहाँ पे, ये भी अलग अलग है यहाँ पर। मतलब मोटे तौर पे अगर मल्टीनेशनल बैंक से अगर बातचीत करें तो मल्टीनेशनल बैंक जितने भी हैं इस वक्त मार्केट में जो चल रहे हैं फिलहाल मेजर टॉप लेवल पर, उन्होंने एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अलग से बना ली हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में कुछ ऐसा रहता है कि कंफर्ट मिल जाता है कस्टमर्स के लिए, वहाँ पर मतलब बेसिकली वो वाले क्लाइंट जा सकते हैं जिनको बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पर वो अप्रोच कर सकते हैं और उनके लिए थोड़ा ये फ़ायदेमंद का सौदा साबित हो सकता है। खैर, अब यहाँ पर होम लोन का मोटे तौर से मतलब वही होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यहाँ पर बात हो रही है, किसी प्रॉपर्टी पर लोन लेने की बात नहीं हो रही है। अगर कोई ये कहे कि मुझे लोन चाहिए, मेरी अपनी बिजनेस मुझे बढ़ाना है और मेरे पास मकान है, तो मकान को गिरवी रख के अगर लोन चाहिए तो वो होम लोन नहीं कहा जाता, उसे कहते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसके डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर में लोन देने की यहाँ बात हो रही है। पर अगर हम होम लोन कह रहे हैं तो वो दैट मीन्स परचेज, वो हम खरीदने की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो, या कोई प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन हो, एक्सटेंशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, तो वो उस कैटेगरी में ये होम लोन सभी आ जाते हैं।
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, हर एक बैंक का अपना अपना अलग है। आईसीसी बैंक का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, टाटा कैपिटल एनबीएफसी का अलग है, आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें इनका अलग है। मतलब अलग अलग क्लास बनी हुई है। आप मोटे तौर पे ये समझ लीजिए, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन उन उनके लिए जो क्लाइंट का जो टारगेट है, जो अलग अलग क्लाइंट यहाँ पर बने हुए हैं यहाँ पर। आरओआई की बात कर लेते हैं। आरओआई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा आप जानते हैं। तो हर एक बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया है क्लाइंट के अकॉर्डिंग। क्लाइंट कौन है? कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी सी है, कैटेगरी डी है। आप उसको क्लास भी कह सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। इस तरह से भी कुछ लोग मतलब बैंक्स बांटते हैं आपस में। उनकी जो पॉलिसी में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसा कि बताया जाता है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की पॉलिसी की बात करें तो वहाँ भी उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मोटे तौर पे आप ये समझ ले, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग रहती है हर एक बैंक्स की और एनबीएफसी की, कि कोई अगर कोई क्लाइंट की कैटेगरी क्लास ए है तो वो बी में नहीं जाएगा, और जो बी होगा वो ए में नहीं जाएगा, जो सी होगा तो वो सी में ही जाएगा, वो बी में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ। एक क्लाइंट है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, चेक से सैलरी आ रही है, बैंक से ट्रांसफ़र हो रही है, अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो वो कैटेगरी ए में आ जाता है यहाँ पर। अब इस तरह का अगर कोई क्लाइंट आपके सामने आता है तो नेचुरली बात है वो किसी ऐसे बैंक को अप्रोच नहीं करेगा जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे ज़्यादा मिले। तो इसी तरीके से जो कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी में एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। कोई अगर पर्सन है जिसकी सैलरी की अगर हम बातचीत करें तो 20,000 30,000 है, लेकिन बट डेजिग्नेशन की अगर बातचीत करें तो वो थोड़ा सा लोवेस्ट आ जाता है मार्केटिंग में या सेल्स में ले जाते हैं। हल्का सेल्स में भी कैटेगरी में भी चले जाते हैं कुछ एक सेल्स की कैटेगरी। बट अगर सैलरी यहाँ पर 20,000 25,000 रुपये सैलरी अगर आ रही है तो वो कैटेगरी बी की में आ जाता है। तो वो कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर कैटेगरी सी की बात करें, कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी सैलरी कैश आती है, या डेजिग्नेशन को लेके प्रॉब्लम है, या कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो कैटेगरी सी में चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो अगर कोई जो कैश सैलरी वाला होगा तो कैटेगरी ए में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ए जो है उसकी उसकी जो कैटेगरी, जो ए क्लास में जो कैटेगरी, तो वहाँ पर तो सैलरी बेसिकली चाहिए या तो बैंक में ट्रांसफ़र होती हो, चेक के थ्रू आती हो। कैश सैलरी वाले को तो वो कस्टमर को अटेंड भी नहीं करते। अब आप किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप जॉब कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, बट आपकी पॉलिसी भी इसी से रिलेटेड जरूर होगी। आप किसी बैंक के साथ जुड़े हैं, एनबीएफसी के साथ में, ये आप जानते होंगे। तो इस पॉलिसी को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि ए वाला बी में नहीं जाएगा, बी वाला सी में नहीं जाएगा, सी वाला डी में नहीं जाएगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज बनी है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आगे बढ़ता चला जाएगा, आप इस चीज़ को समझना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कई बार क्लाइंट आपके सामने आके बोलता है कि जी फलाना, कि जी मुझे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बड़ा कम मिल रहा है मार्केट में, आप मुझे ज़्यादा बता रहे हो। थोड़ा सा आपको उसको हल्का सा उसको बताना पड़ेगा, और जिसको ना समझ में आए तो छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक्चुअली नहीं छोड़ना, मतलब उसको थोड़ा सा ढील देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब वो मार्केट में जब सर्वे करते हैं क्लाइंट, तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों मिल पा रहा है ज़्यादा। हल्का डिटेल्ड वीडियो में नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर में आपका ध्यान देना जरूरी है। अगर मेन आरओए की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6.70 से स्टार्ट हो ही रहा है, जैसे आप जानते हैं। इस वक्त में जो स्टार्टिंग चल रहा है, एसबीआई की बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, अगर आईसीसी की बात करें तो वहाँ पर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट हो चुका है। हालांकि उसमें भी कई सारी भी कंडीशंस हैं, कई सारी कंडीशंस हैं कि जी वो एक तो सैलरी क्लास होना चाहिए, हाँ। नंबर 2, लेडीज़ अगर लेने जा रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होगा। अगर जेंट्स अप्लाई करने जा रहा है तो वहाँ पर 25-50% वैसे बढ़ गए, मतलब जहाँ पर अगर 7% की ऑफर थी वो 7.25 7.5 पे चली गई। तो ये अलग अलग तरीके हैं। फिर उसमें भी कंडीशंस हैं कि कितने मैक्सिमम लोन अमाउंट तक के लिए फाइनेंस किया जा सकता है। अब कैटेगरीज की ये कहती है कि जी अगर 30 लाख तक के लिए जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ये देंगे, अगर 30 से 75 तक जा रहा है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बढ़ जाएगा मतलब, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो बट इसके बारे में डिटेल्स वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा।
एक क्वेश्चन बस आपके लिए मैं दे रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर तो करें ही करें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आप इसको चैनल के थ्रू आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देखें तो फॉलो वगैरह जरूर करें, क्योंकि इसी से हमारा उत्साह बना रहता है। तो मेरा प्रश्न ये था आपके लिए, और मैं आपका कमेंट्स जरूर चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि कमेंट्स के बेसिस के ऊपर ही मैं ये समझ पाता हूँ कि जितना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस को, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, वहाँ कहाँ तक वो ठीक है और कहाँ तक आपकी समझ है, और कुछ क्या आप जानना चाहते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और। छोटी सी कहानी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे। आपके पास में सफलता की ऊंचाई पर ऊपर पहुँचने के लिए दो चाबियाँ हैं, एक है मेहनत और एक है भाग्य। अगर आपके पास में दोनों चाबियां हों, मेहनत की और भाग्य की, मेहनत आपके पास सीढ़ियां हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चढ़ना है, पहला स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। और दूसरी भाग्य की चाबी है जिसमें आपकी एक लिफ्ट है, जिसमें आपने लिफ्ट में एंट्री लेनी है, बटन दबाना है, वो सीधा 10वें माले पे आप पहुंच जाओगे। तो आपके पास अगर दोनों चाबियां हैं तो आप कौन से रास्ते का इस्तेमाल करना चाहेंगे, स्टेयर का 1 बाय 2 3 4 5, या आप इस्तेमाल करेंगे अपने भाग्य की चाबी, उसको करेंगे। दोनों में क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं, मतलब क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसके बारे में अच्छे से सोच लीजिएगा पहले आप, उसके बाद इसका आंसर अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे दीजिएगा, मैं आपके इंतज़ार में रहूँगा। तो आज का वीडियो यही था, धन्यवाद दोस्तों।